नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत की, बीजेपी के गढ़ अयोध्या में राहुल को मिले समर्थन की, बात करेंगे सीबीआई पर दिए बयान से फंसे पीएम मोदी की, कांग्रेस की बढ़ती ताकत से घबराई बीजेपी की, जानेंगे कैसे एक और रिपोर्ट के खुलासे ने अडानी ग्रुप की बढ़ाई मुश्किलें, क्यों संसद में बैकफुट पर है बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मुगल इतिहास से डरी बीजेपी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रामनवमी पर कई राज्यों में हुए टकराव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। बोले, बीजेपी जब भी कमजोर होती है ऐसे काम करती है। रेल यात्रा में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से शुरू करने को लेकर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बोले, गरीब नहीं हो जाएगी आपकी सरकार। लोगों को लग सकता है महंगाई का झटका, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू। आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% की कर सकती है बढ़ोतरी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 115 अंकों की उछाल के साथ 59,107 पर हुआ बंद। निफ्टी 38 अंक की बढ़त के साथ 17,398 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये जमानत तब तक रहेगी जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता। अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। आज राहुल के साथ बहन प्रियंका भी सूरत पहुंची थी। इस बीच राहुल ने एक बार फिर अपने सख्त तेवरों से मोदी सरकार को चुनौती दे डाली है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। जब तक राहुल गांधी की अपील पर कोई फैसला नहीं आता तब तक के लिए राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर राहुल को जमानत दे दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। राहुल गांधी के वकील ने मीडिया को बताया कि सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो सजा सुनाई थी, सिविल कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया है। 13 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में राहुल गांधी का उपस्थित रहना भी जरूरी नहीं है। निचली अदालत से दी गई सजा पर कोर्ट 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है, जिस पर 10 अप्रैल तक उन्हें हलफनामा दायर करना होगा। दरअसल राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी, उसमें पहली याचिका नियमित जमानत के लिए थी और दूसरी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन यानी सजा को रद्द करने के लिए थी। 13 अप्रैल को सिविल कोर्ट सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन मामले में सुनवाई करेगा। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये मित्र काल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। राहुल के तेवरों से साफ है कि वो डरने वाले नहीं हैं और न ही माफी मांगने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सूरत कोर्ट पहुंची थी। रात को राहुल गांधी वापस दिल्ली लौट आए। राहुल को मिली राहत के बाद कांग्रेस के तेवर भी अब तीखे होते दिख रहे हैं। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार को ये संकेत दे दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं। इन्हें हौसलों का नतीजा है कि बीजेपी के गढ़ से भी राहुल के समर्थन में आवाज उठ रही है। राहुल की घेराबंदी करने में जुटी बीजेपी को एक बार फिर मात मिली है। कांग्रेस के अभियान मेरा घर राहुल गांधी का घर का असर बीजेपी के गढ़ अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है, जहां लोगों ने राहुल गांधी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी अयोध्या के नाम पर 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो उसी अयोध्या से राहुल गांधी के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। राहुल गांधी से बंगला खाली कराने का बीजेपी का दांव पार्टी पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। अयोध्या में राहुल के रहने के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। उनकी लोकसभा सदस्यता जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान चलाया। इस अभियान का असर अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अभियान को अब अखिल भारतीय संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने भी खुला समर्थन दे दिया है। संजय दास ने कहा, राहुल गांधी को भी अयोध्या आना चाहिए और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए। और रही बात सांसदी की, तो सांसदी तो आती जाती रहती है। राहुल गांधी के लिए हनुमानगढ़ी के दरवाजे खुले हुए हैं। भाजपा के सबसे बड़े गढ़ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन भाजपा के लिए झटका है, तो वहीं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस के इस कैंपेन के पॉजिटिव रिजल्ट आने भी शुरू हो गए हैं। अभियान के तहत देश भर के अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई नेताओं ने अपने घरों के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाकर लिखा है कि मेरा घर राहुल गांधी का घर है। इस मुहिम का बड़ा असर देखने को मिल रहा है।
राहुल को मिले इस समर्थन से बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। चिंता तो मनोज झा ने भी बीजेपी की बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने सीबीआई के एक कार्यक्रम में कहा है कि सीबीआई को अपने काम पर ध्यान देना है, किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो क्या है इस बयान के सियासी मायने और कैसे विपक्ष ने कर दी पीएम मोदी की घेराबंदी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पता है जिन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो सालों से सरकार और व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। कुछ राज्यों में आज भी वो सत्ता में हैं, लेकिन आपको अपना काम करना है। किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई से आपको नहीं चूकना है। पीएम ने अपने इस बयान में नाम लिए बिना कांग्रेस सहित आरजेडी पर निशाना साधा था, जिस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम पर तंज कसा। मनोज झा ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम के बयान को साझा किया है। देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मनोज झा ने पीएम के इस बयान को साझा करते हुए लिखा है, हिचकने की जरूरत नहीं है, उन्हें बेहिचक भाजपा में लाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। वक्तव्य का अंतर्निहित सार ये है। अपने इस ट्वीट में मनोज झा ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा क्या है ये अच्छे से समझा जा सकता है। यानी पीएम सीबीआई को सीधा आदेश दे रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ आप सख्त एक्शन ले। सीबीआई को दिए पीएम के इस आदेश से साफ है कि मोदी सत्ता डगमगा रही है। सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने भी मुहिम छेड़ रखी है। कांग्रेस 2024 के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने में जुट चुकी है। कांग्रेस के नेतृत्व में जल्द बड़ी बैठक होने जा रही है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 की तैयारियां विपक्ष ने अभी से शुरू कर दी हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने विपक्षी एकता के लिए आज वहां बैठक बुलाई। बैठक में टीएमसी, बीआरएस और आप भी शामिल हुए, जो अब तक विपक्षी एकता से दूरी मानी जा रही थी। इस बीच अब कांग्रेस की ओर से भी विपक्षी एकता की कोशिश तेज कर दी गई है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के आपस में संबंध मजबूत हुए हैं और अब इसे मजबूत विपक्षी मोर्चा बनाने की तैयारी का वक्त है। कई विपक्षी दलों की ओर से भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तैयार करने और उसका नेतृत्व करने का दबाव भी कांग्रेस पर बनाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी दलों की बैठक बुलाने पर सहमति बनती दिख रही है। कर्नाटक चुनावों के बाद विपक्षी गठबंधन का स्वरूप भी तय हो जाएगा और इसे विस्तार भी दिया जाएगा। अभी संसद सत्र के दौरान होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में 18 पार्टियां लगातार शामिल हो रही हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाले मोर्चे में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां शामिल हो सकती हैं। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी ये संकेत दिए गए हैं कि विपक्षी मोर्चे के लिए उसे अगर त्याग करना पड़ा तो वो त्याग करने के लिए भी तैयार है और सभी दलों को इसी मानसिकता के साथ मोदी सरकार से लड़ना होगा। साफ है कि अब तक नीतीश कुमार, शरद पवार सहित तमाम विपक्षी नेता कांग्रेस से मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार करने के लिए आगे आने को कह रहे थे, वो अब पूरा होने वाला है। कांग्रेस की बढ़ती ताकत और एकजुट विपक्ष से बीजेपी बैकफुट पर है। बैकफुट पर तो अडानी ग्रुप भी है। 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे से अडानी ग्रुप पहले ही काफी मुश्किलों में फंसा था। अब एक और रिपोर्ट ने उसकी मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। तो क्या है इस रिपोर्ट में और कैसे अडानी ग्रुप को लग रहे हैं झटके पर झटके, देखते हैं ये खबर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में आई गिरावट से कंपनी अभी उभर भी नहीं पाई थी कि अब उसे एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। इस कंपनी की जमीन हिंडनबर्ग ने नहीं बल्कि रिलेटेड पार्टी ने खिसकाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के जरिए लेन देन पर नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच पर रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। दरअसल विचाराधीन 3 ऑफशोर संस्थाएं कथित तौर पर 13 साल से बंदरगाहों से बिजली समूह की गैर सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के साथ कई निवेश सौदों में लगी हुई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विनोद अडानी या तो इन संस्थाओं से एक बेनिफिशियल मालिक है या निदेशक के रूप में जुड़े हुए हैं। सेबी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इन कनेक्शनों का खुलासा करने में विफलता रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन है। इसी रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की सफाई भी सामने आई है। एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि विनोद अडानी परिवार के सदस्य हैं और प्रमोटर समूह का हिस्सा हैं, लेकिन वे किसी भी लिस्टेड अडानी कंपनी या उनकी सहायक कंपनियों में
कोई प्रबंधकीय पद नहीं रखते हैं। इस सफाई के बावजूद अडानी ग्रुप को झटका लगा है। अडानी एंटरप्राइजेज 1.89% गिरकर 1717 रुपए पर, अडानी ग्रीन 837 रुपए पर था और इसमें 4.96% की गिरावट हुई है। वहीं अडानी पावर 1.17% की गिरावट के साथ 189.35 रुपए पर था। अडानी पोर्ट्स में 0.65% की गिरावट थी और ये 628 रुपए पर आ गया। अडानी विल्मर भी 2.5% नीचे कारोबार कर रहा था, ये 396 रुपए पर आ गया है। अडानी टोटल गैस करीब 1% टूटकर 859 रुपए पर था, तो वहीं अडानी ट्रांसमिशन 5% लुढ़क कर 943.40 रुपए पर आ गया है। ये गिरावट कंपनी के माथे पर शिकन देने वाली है। अब देखना होगा कि कंपनी इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाती है। अडानी ग्रुप की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। मुश्किलों तो संसद में कांग्रेस ने बीजेपी की बढ़ा रखी हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। सदन में सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सदन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज भी संसद के दोनों सदनों में यही हालात थे। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो कैसे आज विपक्ष के सामने बैकफुट पर नजर आई बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में 12 दिनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। आज 13वां दिन था। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सुबह से ही हंगामे के आसार थे। आपको बता दें कि सत्र के 13वें दिन भी कांग्रेस नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर संसद ठप करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। मोदी सरकार अडानी मामले में जेपीसी का गठन नहीं चाहती है। सदन न चलने देने की योजना बीजेपी पहले से ही करके आती है। हम जेपीसी की मांग करते रहेंगे। आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, वैसे ही दोनों सदनों में सत्ता और विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा में बीजेपी सांसद राहुल गांधी के ओबीसी समाज के अपमान करने का मुद्दा उठा रहे थे, तो वहीं विपक्ष अपनी जेपीसी की मांग पर अडिग था, जिसके बाद सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई। वैसे ही राहुल गांधी और अडानी मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। सत्ता पक्ष जहां राहुल गांधी पर पिछड़ों का अपमान करने का आरोप लगा रहा है, वहीं राहुल गांधी आज सूरत कोर्ट में अपील के लिए सूरत पहुंचे। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी सूरत पहुंचे। थोड़ी देर तक दोनों सदन चले, लेकिन जैसे ही हंगामा ज्यादा हुआ तो उसके बाद संसद के दोनों सदनों को 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सत्र के 12वें दिन यानी पिछले बुधवार को भी कांग्रेस नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के सामने सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर दिखाए और काले कपड़े लहराए, जिसके बाद सदन को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। और बुलेटिन के आखिर में बात मुगल इतिहास से डरी बीजेपी की। बच्चे अब बाबर और औरंगजेब का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। दरअसल एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड ने 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। एनसीईआरटी ने शैक्षिक सत्र 2023-24 से 12वीं में चलने वाली किताब से भारतीय इतिहास के कुछ विषयों को हटा दिया है। क्या है ये बदलाव, देखते हैं इस रिपोर्ट। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास के इतिहास की किताबों में बदलाव किया है। इस बदलाव के जरिए एनसीईआरटी की किताबों से मुगल साम्राज्य के किस्सों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस तरह अब स्टूडेंट्स को मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ना होगा। इसके बाद अब एनसीईआरटी को अपनाने वाले सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड समेत अन्य स्टेट बोर्ड के सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि यूपी सरकार ने कल ही इसका ऐलान कर दिया था और अब एनसीईआरटी ने एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए नए सिलेबस को पेश किया है। इस सिलेबस के मुताबिक जिन बोर्डों में जहां एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, वो इस नए नियम को मानेंगे। ये बदलाव एकेडमिक सेशन 2023-24 से लागू होगा। अपडेटेड करिकुलम के मुताबिक एनसीईआरटी ने किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, मुगल दरबार, इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से हटा दिए हैं। हिस्ट्री के साथ ही एनसीईआरटी ने सिविक्स के सिलेबस में भी बदलाव किया है। विश्व राजनीति में अमेरिकी आधिपत्य और द कोल्ड वॉर एरा जैसे चैप्टर हटा दिए हैं। इसके अलावा कक्षा 12वीं की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति पाठ्यपुस्तक से लोकप्रिय आंदोलन का उदय और एक दलीय प्रभुत्व का युग अध्याय हटा दिए गए हैं। 12वीं के साथ ही एनसीईआरटी ने 10वीं और 11वीं से भी कुछ किताबों से कुछ चैप्टर हटा दिए हैं। क्लास 11वीं की टेक्स्ट बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे अध्याय हटा दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। यूपी में भी अब स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब से मुगल चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव
औद्योगिक क्रांति समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।